सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश आपकी हिंदी की अध्यापिका विश्वास नव शारदा पब्लिक स्कूल भुना से बोल रही हूँ। जैसा कि सब बच्चों को पता ही है कि वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 2 पाठ पूरे कर लिए हैं। आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियों का सार पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन ने हिमालय पर्वत की यात्रा की है। उन्होंने हिमालय पर्वत से निकलने वाली छोटी बड़ी नदियों का जिक्र किया है तथा हिमालय पर्वत पर उगने वाली जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का वर्णन भी किया है। लेखक कहते हैं कि जब तक उन्होंने नदियों को उनके उद्गम स्थान होता है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, अर्थात पहाड़ों पर नहीं देखा था, तब वे उनको किसी सुसंस्कृत महिला की तरह शांत व गंभीर लगती थी तथा जब वे अपने लेखक जब उन नदियों के जल में स्नान करते हैं तो उन्हें वे नदियाँ माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह लगती थी। परंतु जब लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो उसे कुछ और ही हैरानी हुई, कुछ और ही दिखाई दिया। वो यह देखकर हैरान था कि दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। विशाल मीन्स बड़ी, कि ये जो नदियां हैं जो यहाँ पर्वतों पर बिल्कुल ही दुबली पतली दिखाई देती हैं, कमज़ोर दिखाई देती हैं, तो ये मैदानों में जो समतल मैदान होते हैं वहाँ जब बहती हैं तो इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो जाती हैं। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसना, अर्थात जब वे बहती चलती हैं तो उनकी भावभंगी, उनके जो भाव हैं, नदियों के जो भाव हैं, उनकी जो खुशी है वो कहाँ गायब हो जाती है। जब वो पहाड़ों से निकलती हैं तो खुश होकर निकलती हैं, परंतु जब वो मैदान में बहती हैं तो लेखक कहते हैं कि उनकी जो खुशियाँ हैं वो कहाँ गायब हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब इतना कौतूहल और हैरानी, विस्मय मीन्स होते हैरानी, उन्हें नहीं होता जितना कि बेटियों की बाल लीला देखकर। बेटियों की बाल लीला, यहाँ कवि ने नदियों को कहा है कि नदियाँ जब पहाड़ों से निकलती हैं और उनकी जो बाल लीला है कि जब वो वहाँ से निकलना शुरू होती हैं तो वो एक बाल रूप में होती है, छोटी छोटी लड़कियों के रूप में होती हैं। उन्होंने, लेखक ने इनको बेटियों के रूप में माना है। लेखक कहते हैं कि ये कहाँ भागी जा रही हैं और इनका वह कौन लक्ष्य है, कि जब वो नदियाँ पहाड़ों से निकलना शुरू होती हैं तो कहता है कि ये कहाँ जा रही हैं और इनका लक्ष्य क्या है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, कि लेखक को बेचैन बना रखा है कि ये नदियाँ कहाँ जा रही है और इनका क्या लक्ष्य है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है। महान पिता, यहाँ लेखक ने हिमालय पर्वत को कहा है कि जब ये हिमालय पर्वत इतना बड़ा है और पिता के रूप में है, फिर भी ये अतृप्त हैं, कि तृप्त नहीं हो रही, इन्हें शांति नहीं मिल रही, तो फिर इन्हें कहाँ जाके शांति मिलेगी। वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, बड़ी घाटियाँ और छोटी बड़ी जो भी जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, ये सारी इन पर्वतों पर उगी हुई हैं। तो इनकी सारी नदियों की जो सारी बातें हैं वो कौन पूरी करेगा, ये सवाल लेखक के मन में उठ रहे हैं। हिमालय पर्वत पर उगने वाले देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा, कि जब ये नदियाँ इन पेड़ों के बीच में से गुजरती हुई निकलती हैं तो इनको जो पिछली जो बातें हैं उनको याद करने का एक मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कितना सिर धुनता होगा मीन्स कि कितनी इनको पनाह देता होगा या किस प्रकार इन नदियों का पालन पोषण करता होगा।
बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट, विराट में जो होता है बड़ा, मौन होता है चुप, के सिवाय उनके पास और क्या रखा है। कि लेखक कहता है कि बड़ी बड़ी चोटियाँ, जो हिमालय पर्वत की बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं और जो बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई दिखाई देती हैं, तो उनके पास क्या है या क्या रखा हुआ है, ये सब वहाँ जाकर ही आप पूछ सकते हैं या उनसे सवाल जवाब आप कर सकते हैं। लेखक ने इस पाठ में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि सभी छोटी बड़ी नदियों का जिक्र किया है। उन्होंने सिंधु और ब्रह्मपुत्र का भी अच्छे से वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि ये सब नदियाँ जो दयालु हिमालय हैं उसके पिघले हुए दिल की एक एक बूंद के रूप में हैं, जो कि एक एक बूंद के रूप में इकट्ठा होकर बड़ी बड़ी नदियों के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, बह रही हैं और समुद्र में जाकर गिर जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है कि समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, कि पर्वतराज हिमालय को अपनी जो दो बेटियां हैं, उन जो बहुत बड़ी नदियां हैं, उनको बेटियों के रूप में माना है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी बेटियों का हाथ पकड़ रखा है। लेखक को लगता है कि जब ये नदियाँ मैदानों में बहती हैं तो उन्हें लगता है कि ये बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियों के रूप में खेलती थी, कि ये नदियाँ बच्चियों के रूप में, उनकी छोटी छोटी लड़कियों के रूप में खेलती थी और हिमालय पर्वत उनके माँ बाप के रूप में था। परंतु जब ये समतल मैदान में बहती हैं तो इन बालिकाओं को आदमियों के लिए आकर्षण भले ही न हो, इन बालिकाओं का आदमियों के लिए आकर्षण भले ही न हो, लेकिन लेखक को तो ये बहुत ही लुभावना प्रतीत हो रहा था। उन्हें हिमालय को ससुर, समुद्र को उसका दामाद कहने में भी किसी प्रकार की झिझक नहीं हो रही थी। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें कि जब हम माता बन जाते हैं उससे पहले हम इनको एक बेटियों के रूप में, जब वो हिमालय पर्वत से निकलती हैं उनके उस रूप को देख लें तो इसमें क्या हर्ज है, कि इसमें कुछ भी हमारा घटता बढ़ता नहीं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो क्या रहेगा, अर्थात एक प्रेमिका की भावना करें तो इसमें हमारा क्या जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं जाता। लेखक ने इन्होंने एक ममता का एक धागा भी बताया है जो इनके साथ जोड़ सकता है। इन्होंने, लेखक ने जो हिमालय की नदियां हैं उनको बहन का स्थान भी दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी। लेखक कहता है कि उनके अंदर भी ऐसी भावना हुई थी कि उनका मन भी उचट गया था, उनकी जो तबीयत थी वो भी ढीली हो गई थी, ढीली मीन्स कुछ तबीयत खराब हो गई थी और वे सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए थे। उस समय दोपहर का समय था और पानी में थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल ने उनके शरीर के ऊपर असर डाला। तन और मन उस पानी में पैर डालने के कारण या उस पानी में नहाने के कारण उनका
शरीर क्या है, ताजा हो गया। इस प्रकार लेखक ने इस पाठ में अनेक प्रकार की छोटी बड़ी नदियों को अपने रिश्तेदारों की तरह ही माना है और पेड़ों का भी इस प्रकार वर्णन किया है कि किस प्रकार बड़े बड़े अनेक प्रकार के पेड़ हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं। अंत में लेखक बताते हैं कि नदियों के शीतल जल में स्नान करने से ही या स्पर्श करने से ही उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके मन में जो भी खुमारी थी अर्थात जो भी प्रश्न थे, वो जो आशंकाएं थी वो सारी दूर हो गई थी। लेखक उनके लिए नतमस्तक था और हिमालय की बेटी तथा उनके हिमालय पर्वत के पिता के रूप में मानने को तैयार था। इस प्रकार लेखक ने हिमालय पर्वत की जो छोटी बड़ी नदियां हैं उनको बेटियों के रूप में प्रस्तुत किया है तथा हिमालय को एक पिता के रूप में बताया है कि किस प्रकार पिता अपने पुत्रियों का पालन पोषण करता है और किस प्रकार उनकी देखभाल करता है। इस प्रकार लेखक ने नदियों का मानवीयकरण पाठ में समझाया है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न